Hello and welcome to Artemis IAS in this explained series of the Indian Express. I hope कि आपको कल वाला लेक्चर पसंद आया होगा एंड विद दीज पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स आप इसको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ यू कैन ऑल्सो एनरिच योर मेंस नोट्स ऑफ डिफरेंट जीएस पेपर्स। सो आज का जो एक्सप्रेस वाला जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड है इट हैज़ ओनली टू कॉलम्स और आज हम उसको देखते हैं फिर आगे कि how we gonna proceed this. So first is uh, what WHO and Paris pullout means. तो मैंने कल आपको बताया था कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप he assumed the charge second time as the president of the United States. तो उन्होंने क्या किया, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया, मतलब उन्होंने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन, तो इस बारे में ये जो कॉलम आया है। सेकंड इज इन स्पीच एंड एक्शन Trump sticks to MAGA promise, that is make America great again promise. He sends signal abroad. तो इसको हम आगे देखते हैं। तो our first is what WHO and Paris pullout means. तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूएसए की ये एक आदत है कि वो एग्रीमेंट्स में साइन तो करता है बट या तो उसको रेटिफाई नहीं करेगा। व्हाट इज रेटिफिकेशन? वहाँ की कांग्रेस से या फिर वहाँ के पार्लियामेंट से उसको रेटिफाई नहीं कर पाएगा, यानी कि ओके नहीं कर पाएगा अमेरिका। और अगर ऐसा हो जाता है अमेरिका में तो कुछ टाइम बाद वो उस चीज़ से पुल आउट कर लेंगे। तो ये अमेरिका की आदत रही है। सो यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉल फ्रॉम नंबर वन इज डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर सेकंड इज द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। तो अब इससे क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे, कैसा क्या रहेगा, वो हम आगे देखते हैं। So, the announcement made on the inauguration day of Trump's second presidential term, and what are the impacts of WHO withdrawal? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यूएसए ने इस चीज़ से विड्रॉ किया है, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ किया है और पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है, तो उसके रीजंस क्या दे रहे हैं वो लोग, वहाँ की गवर्नमेंट या ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन क्या रीजंस दे रहे हैं। तो नंबर वन है एलिजिड इनएफिशिएंसी एंड बायस। तो वो बोल रहे हैं कि भाई डब्ल्यूएचओ इज इनएफिशिएंट, इट इज बायस्ड। किस चीज को लेकर? इन देयर फंक्शनिंग, स्पेशली रिगार्डिंग कोविड 19। तो बोल रहे हैं कि जो कोविड 19 में डब्ल्यूएचओ के जो आपके रिस्पॉन्सेज थे, डब्ल्यूएचओ का जो एक्शन था, उसमें इनएफिशिएंसी थी, उसमें बायस था, राइट। और एक्यूज कर रहे हैं ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन डब्ल्यूएचओ को फॉर फेवरिंग चाइना एंड लैकिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मिस्टर ट्रम्प बार बार अपने ट्वीट्स पे लिख रहे थे कि चाइना ने ही वायरस फैलाया। ही वॉज अक्यूजिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ट्रम्प जी बोल रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा था। जब वो पावर में नहीं थे तो वो चाह रहे थे कि यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोले, लेकिन यूएस के उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं बोला। अब वो जब पावर में आए हैं सेकंड टाइम, तो उन्होंने इसलिए विड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला कि जो डब्ल्यू एच ओ है, इट वॉज इनएफिशिएंट, इट इज़ बायस टुवर्ड्स चाइना, इट इज़ फेवरिंग चाइना एंड इट लैक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ड्यूरिंग इट्स कोविड 19 रेस्पॉन्स। सो अब ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएसए ने वहाँ से क्या बोलते हैं डब्ल्यूएचओ से जो विड्रॉ किया है, तो उसका डब्ल्यूएचओ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेट्स सी दैट। सो फंडिंग क्रंच, नंबर वन, कि फंडिंग डब्ल्यूएचओ की दिक्कत में आ जाएगी। तो जो यूएस है, इट कंट्रीब्यूटेड नियरली 22% ऑफ डब्ल्यूएचओज असेस्ड बजट एंड 12% ऑफ इट्स ओवरऑल फंडिंग। 22%, 22% तो बजट का देता था, जो असेसमेंट बजट होता था, असिस्ट बजट उसका, और 12% ओवरऑल फंडिंग। इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। नंबर सेकंड, लॉस ऑफ फंड्स विल इम्पैक्ट हेल्थ प्रोग्राम इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो जब जो डब्ल्यूएचओ है ना, वो क्या करता है, वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं। तो अब जब यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज का मेजर चंक उनको फंडिंग में नहीं मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हेल्थ केयर सिस्टम को देखने को मिलेगा, उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, the programs will be affected. नंबर सेकंड इज लॉस ऑफ एक्सपर्टीज। अब जब डब्ल्यूएचओ से यूएस अपने हाथ हटा लेगा, वहां से उसको पुल आउट कर लेगा, तो उसके जितने भी ऑफिशियल्स थे, राइट, यूएसए के जितने भी ऑफिशियल्स थे जो वहां पे डेप्यूटेड थे, कहाँ पे डेप्यूटेड थे, इन द डब्ल्यूएचओ, वो वहां से हट जाएंगे। तो यूएस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिसीज सर्वेलेंस, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, राइट। नंबर थर्ड इज रिड्यूस्ड ग्लोबल कैपेसिटी। अब क्या हो रहा है इससे, तो WHO एबिलिटी
to handle global health care emergencies and public health campaigns will be severely affected. तो जो WHO की जो एबिलिटी है ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक और इमरजेंसीज को टैकल करने की, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मैन पावर है और जो फंडिंग है, ये दोनों चीज यूएसए काफी हद तक देता था, वो अब और कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। नंबर थर्ड इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए पहला इम्प्लीकेशन क्या है? हेल्थ प्रोग्राम एट रिस्क। तो जो इंडिया जो है ना, वो रिलाई करता है डब्ल्यू पे फॉर द सपोर्ट इन इम्यूनाइजेशन। किस किस की इम्यूनाइजेशन के लिए? पोलियो, मीजल्स, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स। यहाँ पे इंडिया को अफेक्ट होगा, इंडिया के जो प्रोग्राम्स उन पे अफेक्ट पड़ेगा। नंबर सेकंड इज इट रिड्यूस्ड फंडिंग में डिले हेल्थ टारगेट एंड एसडीजी अचीवमेंट्स। तो जितनी भी रिड्यूस्ड फंडिंग है, जो फंडिंग कम हुई है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग हैं, तो वहाँ के हेल्थ प्रोग्राम्स पे भी असर हमें देखने को मिलेगा। अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? भाई लीडरशिप रोल दिखा सकता है, जैसे कि हमने G20 समिट में अपना लीडरशिप रोल दिखाया, उसी तरीके से इंडिया कुड स्टेप अप फाइनेंशियल एंड टेक्निकल contributions टू WHO, इंक्रीजिंग इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जो हम बोलते हैं ना अपने आप को विश्व गुरु, वो वी कैन से दैट हम फिर से बन सकते हैं, राइट? It aligns with India's aspirations to play a larger role in global governance. ग्लोबल गवर्नेंस में इंडिया का एक लार्जर रोल हम दिखा सकते हैं इसमें, राइट? नाउ, तो WHO वाला तो हमने देख लिया कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ WHO का निकलना, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन WHO, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज किससे इन्होंने क्या बोलते हैं, पुल आउट किया है? इम्पैक्ट ऑफ पेरिस अग्रीमेंट विड्रॉल। तो इसका रीजन क्या है? तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन परसीव्ड क्लाइमेट कमिटमेंट्स एज इकोनॉमिकली अनफेयर। अब यहाँ पे जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन जो डिबेट है कि हम क्या इसको मिटिगेट करें, अडेप्ट करें, तो जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट, वो बोल रही हैं कि वी शुड अडेप्ट आवरसेल्व्स, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोल रही हैं देयर शुड वी ऑल शुड मिटिगेट द क्लाइमेट इम्पैक्ट। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट को हम मिटिगेट करें, यानी कि ख़त्म करें। तो अब इस अग्रीमेंट में डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फंड्स देने होते हैं, राइट? कुछ कई मिलियन डॉलर्स देने होते हैं, तो वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बोल रहे हैं विल यूज दीज फंड्स फॉर एडेप्टेशन, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि यू शुड यूज देम फॉर मिटिगेशन। तो यूएस इस चीज को परसीव कर रहा है क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो डेवलप्ड कंट्रीज के हैं अंडर पेरिस एग्रीमेंट इकोनॉमिकली अनफेयर। वो बोल रहा है कि भाई हम अपना पैसा क्यों दे डेवलपिंग कंट्रीज में, और उसको ये अनफेयर बता रहे हैं, राइट? Then emphasis on boosting domestic energy production and reducing reliance on foreign energy sources. वो बोल रहे हैं कि हम पहली बात तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली अनफेयर है हमारे लिए। दूसरा बोल रहे हैं कि भाई हम डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे अपना। हम फॉसिल फ्यूल को भी बढ़ा सकते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं, हम कोल को भी बढ़ा सकते हैं, पेट्रोल को भी बढ़ा सकते हैं, हम रिफाइंड जो ऑयल रिफाइनरी है हम उनको भी बढ़ा सकते हैं, एंड दे विल बी रिलाइंग ऑन द फॉरेन फ्यूल्स एट अ लोअर पेस। कि हमें नहीं चाहिए, हमें बाहर का नहीं चाहिए, हमें एनर्जी में इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसा यूएस बोल रहा है। इसलिए उन्होंने रीजन दिया है कि हम क्यों पेरिस एग्रीमेंट से मतलब निकल रहे हैं। सेकंड, कि इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हैं? तो इट विल वर्सन द क्लाइमेट क्राइसिस। तो यूएस है जो, वो 15% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, राइट? विड्रॉल एंड अंडरमाइंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन विद डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट्स ऑन वल्नरेबल नेशंस, जैसे कि जितने भी आपके आइलैंड नेशन हो गए, राइट? तो उन पे क्या होगा? आइलैंड नेशंस पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई उनमें वाटर लेवल उनका बढ़ता जा रहा है आसपास का, तो उनका जो डेमोग्राफी है, उनका जो ज्योग्राफी है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। देन फाइनेंशियल शॉर्टफॉल, लॉस ऑफ यूएस कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन क्लाइमेट फंड। It is an important fund of the Paris Agreement. It affects climate adaptation and mitigation efforts in the developing countries like island nations and the countries like India also. So, what are the implications for India? Number one is increased climate leadership role. अब इंडिया एक क्लाइमेट
क्लाइमेट लीडरशिप रोल में अपने आप को ग्लोबल पावर की तरह दिखा सकता है। इंडिया एज अ पेरिस एग्रीमेंट सिग्नेटरी may have to assume greater responsibility for global climate action। मतलब अपने रोल को अच्छे से दिखा सकता है और दिखाना पड़ेगा उसको। Then collaboration with other nations and private stakeholders becomes critical for achieving renewable energy targets। तो भाई अब इंडिया को अपना रोल दिखाना पड़ेगा लीडरशिप का, साथ साथ उसको अलग और भी नेशंस के साथ साथ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के भी साथ उनको इंडिया को कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को मीट कर पाएं। अब इसमें चैलेंजेस क्या रहेंगे सबके लिए और खासकर इंडिया के लिए, कि इंडियाज एम्बिशियस गोल ऑफ 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, इट विल फेस challenges without global financial support। अब जो एक डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता था एडेप्टेशन फंड या मिटिगेशन फंड, उसका बहुत बड़ा चंक अब कम हो जाएगा क्योंकि भाई यूएसए वहां से हट गया है। तो अब हमें पहले ही कम मिल रहा था, अब हमें और चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के, राइट। और जो आप अभी देखें ना, आपने ये जो ग्राफ देखे होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आज का, उसमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं यूएस को लेके। तो उन ग्राफ्स को एक बार हम देख लेते हैं। ये जो जो ग्राफ दिए ना, यूएस नेचुरल गैस प्रोडक्शन और यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, उन ग्राफ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। तो क्या बोल रहा है ये, आप पढ़ लेना अपने आप से कि भाई इंक्रीज फ्रॉम 10 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे इन 2017 था नेचुरल गैस प्रोडक्शन, अब वो 12.5 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे हो गया, तो बढ़ गया है। यानी कि जितना ये बढ़ेगा गैस प्रोडक्शन, तो गैस क्या है भाई, ये जो नेचुरल गैस है क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, तो उतना ही भाई आपके यूएसए का क्या बढ़ेगा, आपका एमिशंस बढ़ेगा, राइट। देन इट रिफ्लेक्ट्स ट्रम्प्स फोकस ऑन एनर्जी इंडिपेंडेंस। देन यूएस का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 9 मिलियन बैरल्स पर डे था 2017 में, अब 11.5 मिलियन पर बैरल 2024 में। ऑब्वियसली बात है, बढ़ रहा है। हाईलाइट्स द एडमिनिस्ट्रेशंस डोमेस्टिक एनर्जी प्रायोरिटीज ओवर क्लाइमेट कमिटमेंट्स। वो बोल रहे हैं कि भाई पहले हमें डोमेस्टिक एनर्जी को प्रायोरिटीज देनी है, हम इंडिपेंडेंट होंगे अपनी डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन में, उसके बाद हम क्लाइमेट कमिटमेंट्स को देखेंगे। सो दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू देयर एनर्जी इंडिपेंडेंस, राइट। द सेकंड इज, अब जो दूसरा वाला है हमारा, जो दूसरा हमें जो ये है हमारा आर्टिकल एक्सप्लेन सीरीज का, वो है इन स्पीच एंड एक्शंस ट्रम्प स्टिक्स टू मागा प्रॉमिस, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सेंड सिग्नल अब्रॉड। अब हम इसको देखते हैं, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। देन द कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका फिर, द ट्रम्प्स inaugural speech and executive actions emphasized his make america great again maga agenda। it focuses on, अभी important है, protectionism, एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। अब देखिए जो यूएसए एक वर्ल्ड पावर है, अगर यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट्स आएंगे तो उससे एक ग्लोबल ऑर्डर में भी काफी ज्यादा शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे हमें। जैसे कि व्हाट इज ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। अब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, मान के चलिए कंट्री है जैसे यूएसए, वो अपने यहाँ के डोमेस्टिक ट्रेडर्स को बचाने के लिए बाहर के जो ट्रेडर्स हैं, मान के चलिए इंडियन ट्रेडर्स हो गए, आपके यूरोपियन ट्रेडर्स हो गए, उन पे लगाएगी अब टैक्स, ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ्स लगाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ के इनको प्रोडक्ट्स अब महंगे महंगे पड़ेंगे यहाँ पे खरीदने के लिए। तो इनकी डोमेस्टिक जो फर्म्स है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए अगेंस्ट द फॉरेन जो फर्म्स हैं, उनके लिए ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है यूएसए। तो इट क्या बोल रहे हैं ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पोजिशन ऑफ 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम खासकर मैक्सिको एंड कनाडा। जैसे मैंने आपको कल बताया, मैक्सिको के साथ चलती रहती है और कनाडा के साथ भी इनकी इस समय काफी अच्छे संबंध नहीं देखने को मिल रहे हैं। देन एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट्स एंड प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उनको अपनी प्रोटेक्ट करना है किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। सेकंड इज एनर्जी इंडिपेंडेंस, हम ऊपर देख चुके हैं, एक्सपेंशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। आप ग्राफ्स को देख लीजिएगा कि कैसे उनके ग्राफ्स तेजी से बढ़ रहे हैं। देन फोकस ऑन डोमेस्टिक एनर्जी टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, हम ये भी देख चुके हैं। थर्ड इज रिस्ट्रेंट ऑन मल्टीलेटरलिज्म, इसका मतलब क्या है कि अब वो यूनिलेटरल एक्शंस लेगा, कौन, यूएसए विल टेक यूनिलेटरल एक्शंस, तो अब वो मल्टीलेटरलिज्म को थोड़ा कम तवज्जो दे रहे हैं। ये कैसे पता लगता है हमें, कि विड्रॉल फ्रॉम ग्लोबल एग्रीमेंट्स लाइक डब्ल्यूएचओ एंड पेरिस एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट्स अ यूनिलेटरल पॉलिसी फोकस। अपने आप से बिना किसी से पूछे उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम नहीं रहेंगे इसका पार्ट और हम वी आर पुलिंग आउट। देन द implications फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ एंड क्लाइमेट गवर्नेंस, ये भी हमें देखने को मिला कि वो अपने आप से कैसे यूनिलेटरल एक्शंस भी ले रहे हैं। सो व्हाट आर द ग्लोबल implications फॉर दिस, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड।
strained relation with trading partners such as Mexico, Canada and China. Potential rise in global protectionist trade. अब यूएसए ऐसा करेगा तो आपको क्या लगता है मैक्सिको ऐसा नहीं करेगा, कनाडा ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, चाइना ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल करेंगे, वो भी ऐसा करेंगे, तो उससे क्या होगा, और इस तरीके के ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिए जाएंगे और ट्रेड करना दुनिया में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राइट। ग्लोबलाइजेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। देन एनर्जी डिप्लोमेसी, सो यूएस डोमिनेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स लाइक द वोलेटिलिटी इन एनर्जी प्राइसेस। अब एनर्जी प्राइसेस में अनसर्टेनिटी आएगी, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा ही। दिस कुड अफेक्ट ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस लाइक इंडिया। हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि भाई हमें तेल महंगा मिले या फिर मिलना मुश्किल हो जाए या फिर हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव्स हो या ना हो, वो हमें देखना पड़ेगा। देन द ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस, US disengagement weakens multilateral framework for health and climate creating leadership vacuums। यूएसए एक लीडरशिप देता था इन ऐसी चीजों में, बट अब वो वहां से निकल जाएगा तो दिस विल क्रिएट अ लीडरशिप वैक्यूम। देन इसीलिए हमने बोला था कि इंडिया कैन अज्यूम दिस रोल पॉसिबली, ठीक है। इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अदर ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन को इस वैक्यूम को भरने का ट्राई करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया? ट्रेड कंसर्न्स क्या हैं? सो यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज में रिजल्ट इन टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। अब इंडिया का क्या था हमारे पास, एक सरप्लस था किस चीज का, ट्रेड सरप्लस था किस चीज का, आईटी सर्विसेज का, फार्मास्यूटिकल्स का। अब अगर ऐसा होगा तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस अब कम हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, राइट। इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेड पार्टनरशिप। अब इंडिया को अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स का होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ यूएसए जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अब हमें और देशों को भी टारगेट लेना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपोर्ट हैम्पर ना हो। Then energy security. So opportunity for collaboration with US on renewable energy technologies, ये इंडिया के लिए हमारे कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, राइट। Then rising energy prices could strain India's import bill, emphasizing the need for energy diversification. अब अब जब एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे यानी कि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हम इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इंपोर्ट करने में ज़्यादा खर्च होंगे। सो वी विल हैव टू एम्फेसाइज ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर एनर्जी नीड्स कि हमें क्या रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, कैसे हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, राइट। देन ऑब्वियसली बात है फिर हमारे पास लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो कमिटमेंट्स हैं ये हम ऊपर देख चुके हैं डब्ल्यू के, और पेरिस एग्रीमेंट के जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है लीडरशिप का वो इंडिया फिल कर सकता है। इट विल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप इन हेल्थ क्लाइमेट गवर्नेंस, इट अलाइंस विद इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ इसमें कि जो की डायमेंशंस क्या रहेंगे यूपीएससी से रेलिवेंट। तो आप अपने सिलेबस खोलेंगे तो GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका काम आएगा ये कि यूएस विड्रॉज फ्रॉम WHO एंड पेरिस एग्रीमेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ emerging पावर्स लाइक इंडिया एंड एड्रेसिंग ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो गया। जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमी में आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ यूएस ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। ऑन ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स एंड इंडियाज इकोनॉमी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। देन व्हाट आर द ट्रेंड्स इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड implications फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के पार्ट में आपको देखने को क्या मिलेगा, चैलेंजेस इन अचीविंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स पोस्ट यूएस विड्रॉल फ्रॉम दी पेरिस एग्रीमेंट। तो अब हमें पेरिस एग्रीमेंट को और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अभी आपके इस बार के प्रीलिम्स में भी आ सकता है। और आपको पता होगा कि आज ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है, राइट। Then, opportunities for India to assume a leadership role in renewable energy and climate diplomacy. एथिक्स के पेपर में पेपर 4 में क्या आ सकता है, व्हाट आर सम एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ यूनिलैटरलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वेलफेयर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशंस टुवर्ड क्लाइमेट जस्टिस एंड हेल्थ इक्वलिटी इक्विटी। तो आप इन सब टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं नहीं बोल रहा आप इन पे आंसर लिखिए ऐसे लिखिए, बस एक बार इनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपके डेली न्यूज से ये किस तरीके से आपके आंसर राइटिंग को और इन्हेंस कर सकता है, आपके नोट्स को और कैसे एनरिच कर सकता है। तो आप इस पीडीएफ को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, इस पीडीएफ में जो हमने बातें लिखी हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं, राइट। इस डिस्कशन को ध्यान में रख सकते हैं और आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ एक आपके लिए गुड न्यूज़, आर्टिमिस आईएएस इज स्टार्टिंग अ फ्री फुल फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। एंड इट विल बी टेकन बाय आवर स्टार फैकल्टी प्रदीप अहलावत सर, ही इज एन एलुमिनस फ्रॉम आईआईटी दिल्ली विद ओवर 14 years of experience, right?
सो ये आपको 25 जनवरी से देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करिए कर सकते हैं, और इस जो हमारा क्यूआर कोड है इससे भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए, इस पीडीएफ को चाहिए आपको, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर नोट्स। एंड अगर आपको ये यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई होप इट विल हेल्प यू to a great extent in your UPSC preparation. Thank you so much. Bye bye.